मेरे प्रिय छात्रों, बीकॉम प्रथम वर्ष प्रथम सत्र के कक्षा में आपको मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित दूसरा गद्य है राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या। ये पाठ्यक्रम के लिए चयनित एक निबंध है। ये भीष्म साहनी द्वारा लिखा हुआ एक श्रेष्ठ भाषा पर आधारित एक निबंध है। जैसे हमने बीती कक्षा में हमने देखा किस प्रकार राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या इस निबंध साहित्य में किस प्रकार जैसे भीष्म साहनी जी ने, यानी मैं एक भाषा वैज्ञानिक नहीं हूँ लेकिन उनकी बचपन से लेकर उनकी मातृभाषा पंजाबी है, जो उन्होंने शिक्षा हासिल करते हैं जैसे उर्दू भाषा के अंदर, जैसे उन्होंने साहित्यिक रचना करते हैं हिंदी साहित्य के अंदर, और उन्होंने एमए जैसे उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम के अंदर प्राप्त किए हैं। तो किस प्रकार उनके चार भाषाओं पर उनका अधिकार, चार भाषाओं पर जब उनका निरंतरात्मक जकड़ और चार भाषाओं से उनका लगाव प्रेम के बारे में भी उन्होंने जैसे अपने विचारों को वहाँ पर व्यक्त किया है। जैसे उनके पिताजी के विचारों को भी जैसे बीती कक्षा में उनके एक पिताजी जैसे किस प्रकार पेशावर हो, लाहौर हो, कश्मीर हो, जैसे कि व्यापारी संबंध में किस प्रकार उन्होंने उर्दू में पत्र व्यवहार करते हैं। पंजाबी उनकी मातृभाषा है लेकिन उन्होंने हर संस्कृत भाषा पर अधिकार है, हिंदी भाषा पर अधिकार है। ऐसे विचारों को अपने पिता के विचारों को भी उन्होंने यहाँ इस निबंध के अंदर अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश की है। तो बीती कक्षा में जैसे भीष्म साहनी और उनके पिताजी के गैरात्मक भाषाओं के लगाव के बारे में हमने अध्ययन किया है। तो आगे देखिए, आज़ादी के बाद स्थिति बहुत कुछ बदल गई। जब 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद होता है, अंग्रेज हमारे देश से चले जाते हैं, उसके बाद जैसे देश के अंदर हालात स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। जिस उदार दृष्टि की जरूरत थी वहाँ नहीं रही। जब उदारता और उदारता की दृष्टिकोण जो मनुष्य का था वो पूरा बदल गया। हमारे देश बहुजातीय और बहुभाषीय देश कहलाता है। जैसे देखिए, बहुजातीय हमारे देश के अंदर अन्य धर्म अन्य जाति के लोग एक भाईचारा की तरह मिलजुल कर रहते हैं, और बहुभाषीय एक राष्ट्र कहलाता है। बहुभाषीय देश जैसे हमारे दुनिया के अंदर किसी भी देश के अंदर इतनी भाषाओं का बोलचाल व्यवहार हो जैसे भाषाएं नहीं जितनी हिंदुस्तान के अंदर हैं। सभी लोग अपनी अपनी जबान को प्यार करते हैं। जैसे देखिए, कर्नाटक के अंदर कन्नड़ हो, महाराष्ट्र के अंदर मराठी हो, जैसे आंध्रा के अंदर तेलुगु हो, तमिलनाडु के अंदर तमिल हो, जैसे केरला के अंदर मलयालम हो, जैसे अन्य अपनी मातृभाषाओं से हर व्यक्ति का अपने अपने भाषाओं से क्या है जैसे एक प्रेम है। सभी अपनी अपनी जबान से जुड़े हैं। सब अपने अपनी मातृभाषा अपनी जननीय भाषा से उनका लगाव है, प्रेम है और अपने आप से जुड़े हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी मातृभाषा सबसे सुंदर और सबसे मीठी होती है। हर इंसान के लिए उसकी जो मातृभाषा होती है सबसे मीठी होती है और उसके लिए सबसे सुंदर, उसमें उसकी माँ की आवाज़ बोली जाती है। जो मातृभाषा इसलिए कहा जाता है जो माँ की बोली, जैसे जो जबान से निकलने वाली माँ की बोली उस भाषा में बोली जाती है। सैकड़ों हजारों वर्ष की संस्कृति बोली जाती है। उस मातृभाषा के अंदर सैकड़ों हजारों वर्ष का जो संस्कृति है उन भाषाओं में क्या होता है जैसे झलक दिखाई देता है। उसमें वो अपने दिल की धड़कनें सुनता है। जो मातृभाषा मिठास भाषा होती है, सबसे सुंदर भाषा होती है, ये व्यक्ति की लगाव होती है, तो उस प्रकार अपने दिल की धड़कन से वो आवाज़ को सुनता है। और इसलिए ज़बान का मसला नाजुक मसला है। जो ज़बान का जो मसला होता है बहुत नाजुक संजीदा मसला होता है। इसमें दूसरों का दिल दुखाकर अपनी भाषा को ऊंचा और दूसरी भाषा को छोटा कहकर सुलझाना बिल्कुल भी
अच्छा नहीं है। कभी भी हमारी भाषा श्रेष्ठ, दूसरी भाषा निचली, वो भाषा से हमारी भाषा श्रेष्ठ है, वो भाषा ऐसी है वैसी है, किसी भी भाषा से हमें ऊंच नीच नहीं करना है और किसी से भाषा से हमें भेदभाव नहीं करना है। हर इंसान के लिए उसकी भाषा क्या है, श्रेष्ठ है। मातृभाषा सर्वप्रिय होती है जो, और सबसे इंसान का उससे लगाव होता है। पिछले कुछ सालों में जहाँ हिंदी का पठन पाठन बढ़ा, वहाँ हिंदी प्रांतों में भी उसकी लोकप्रियता कमी हुई। तो देखिए कुछ सालों में हमें आज़ाद भारत के बाद देखते हैं कुछ क्षेत्रों में हिंदी का प्रभाव बढ़ा, हिंदी की प्रशंसादायक हुई, हिंदी साहित्य को लेकर लोगों का लगाव बढ़ा और हिंदी का प्रचार हुआ। लेकिन कुछ क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार भी क्या हुआ, जैसे घटा हुआ, लोकप्रियता कम हुई हमें दिखाई देती है। जमाना था जब दक्षिण भारत में बड़े उत्साह से हिंदी का अध्ययन किया जाता। मेरे एक तमिल मित्र ने 10 वर्ष तक बहुत ही मामूली वेतन लेकर स्वयं सेवक की तरह हिंदी का अध्ययन काम किया। एक जमाना था तो तमिलनाडु के अंदर मेरे मित्र ने 10 साल तक एक अध्यापन कार्य किया। उसने जैसे एक अध्यापन वृत्ति के अंदर अध्यापन कार्य किया, तमिलनाडु में करते रहे। जैसे देखिए एक हिंदी अध्यापक बनकर तमिलनाडु में उन्होंने क्या किया, जैसे निरंतरात्मक तमिल मित्र 10 वर्ष तक बहुत ही मामूली वेतन लेकर स्वयं सेवक की तरह हिंदी अध्यापन का काम तमिलनाडु में करते रहे। जैसे मेरे एक मित्र भीष्म साहनी ने बताते हैं, मेरे मित्र 10 वर्ष तक तमिलनाडु के अंदर एक हिंदी अध्यापक के रूप में उन्होंने कार्य किया, पर स्थिति बदल गई। लेकिन संपूर्ण हालात वहाँ की क्या होती हैं, बदल जाती हैं। हिंदी डायरेक्टरेट द्वारा आयोजित एक लेखक कैंप में मुझे विशाखापट्टनम जाने का सुअवसर मिला। तो देखिए हिंदी डायरेक्टर के माध्यम से एक कैंप, एक फंक्शन में मुझे जाने का मौका मिला। जब मैं विशाखापट्टनम जाने लगा था तो मुझे मौका मिला, रेलगाड़ी में बैठा। जब मेरा सफ़र रेलगाड़ी में विशाखापट्टनम जाने के लिए मेरा सफ़र प्रारंभ हुआ, विशाखापट्टनम की ओर जा रहा था, उसी प्रदेश में रहने वाले एक मुसाफिर से बात होने लगी। देखिए सामान्य छात्रों जब बस में सफ़र करते हैं, रेल में जो आपके सीट के इर्द गिर्द बैठते हैं उनसे बातें होती हैं, पहचान होती है। जैसे उसी प्रकार जब मैं रेलगाड़ी में सफ़र कर जब विशाखापट्टनम जाने लगा, तब मेरे एक मुसाफिर से मेरी बात होने लगी। मुसाफिर का अर्थ है यात्री, प्रवासी के साथ मेरी बातें प्रारंभ हुई। जब उस सज्जन को पता चला कि हिंदी कैंप में भाग लेने जा रहा हूं, तो उसने मुंह फेर लिया। तो देखिए एक मुसाफिर से मेरी बात हुई, उसे मालूम हुआ मैं हिंदी कैंप में भाग लेने के लिए मैं उस कार्यक्रम में जाने लगा हूं। तो उस मुसाफिर को मालूम हुआ ये हिंदी भाषीय प्रिय व्यक्ति है, तो उस मुसाफिर ने क्या किया, मुझसे मुंह फेर लिया, बड़ी रुखाई से बोलने लगा, बड़ी नाराजगी, अपने नाराजगी को व्यक्त करते हुए बोला, तुम अपने घर से दूर बस इस काम के लिए जा रही हो, तुम बस इस काम के लिए घर से इतने दूर जा रहे हो, इससे बेहतर काम तुम्हें नहीं मिला। अंडरलाइन आरसी संदर्भ आ सकता है। वो मुसाफिर व्यक्ति कहता है तुम अपने घर छोड़कर इतने दूर जा रहे हो, इससे बेहतर तुम्हें कुछ काम नहीं मिला। ये संदर्भ भी आ सकता है जैसे परीक्षा के अंदर। तो उस प्रकार एक मुसाफिर ने भीष्म साहनी को, जैसे निबंधकार जी को कहता है, ऐसा ही एक अनुभव मुझे मॉस्को में भी हुआ। जब उस प्रकार देखिए लोगों से अपनी मातृभाषा से कितना लगाव होता है। तो जब मैं और एक दूसरी यात्रा के उदाहरण को बताते हैं, जैसे ऐसा अनुभव मुझे मॉस्को में भी हुआ, जहां मैं एक अनुवादक के रूप में काम करता था। एक दिन मैं वहाँ फ्रांसीसी दूतावास से वीज़ा लेने गया, तो मेरी मुलाकात एक दक्षिण भारत से आए एक युवक से हो गई। जब मैं अनुवादक के रूप में जब काम करने लगा था, जब मॉस्को में भी ऐसी हालात हुई। जब मैं फ्रांसीसी दूतावास से वीज़ा लेने गया था, तब दक्षिण भारत के एक युवक से मेरी मुलाकात हुई। दक्षिण भारत से एक युवक से, वह भी वीज़ा लेने आए थे। उन्हें भी जब पता चला कि मैं हिंदी में कहानी लिखता हूँ, उन्होंने भी मुझसे मुंह फेर लिया। एक दक्षिण भारत के एक युवक से मेरी मुलाकात हुई वीज़ा ऑफिस में। जब उसे मालूम हुआ कि मैं हिंदी में कहानियाँ लिखता हूँ,
जब भीष्म साहनी उस युवक ने एक भारतीय होने के नाते भी मुझसे मुंह फेर लिया, मुझसे बात करना बंद किया, और जब दूतावास की परिचारिका थोड़ी देर बाद कमरे में आई तो हिंदुस्तानी का मुंह एक दीवार की ओर था और दूसरे एक दीवार की ओर। जब उसके बाद जब दूतावास परिचारिका थोड़ी देर बाद जब हम कमरे में आए, दोनों हिंदुस्तानी हैं, लेकिन एक हिंदुस्तानी का मुख एक दीवार की तरफ है, दूसरे हिंदुस्तानी का मुख एक दीवार की तरफ है। देखिए, अपने मातृभाषा से लगाव हो, लेकिन किसी से किसी भी भाषा से हमें नफरत नहीं करना है, उसे द्वेष नहीं करना है, उसे ऊंचा नहीं दिखाना है, बल्कि देखिए एक हिंदुस्तानी भारतीय होने के नाते भी एक भारतीय का मुख एक दीवार की तरफ, दूसरे भारतीय का एक दीवार की तरफ मुंह होकर सो जाते हैं। भाषा के सवाल को लेकर सबसे बड़ी भूल जो हमारे देश में हुई है वह इसे धर्म के साथ जोड़ना था, और यह भूल अभी भी की जा रही है। तो भाषा को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग जो धर्म से जोड़ी जाती है भाषाओं को, बिल्कुल भी धर्म और भाषा अलग होती है। किसी भी भाषा धर्म से जुड़ी नहीं है तो एक भाषा को सांप्रदायिकता दिया जाता है। तो देखिए, उस प्रकार जैसे भीष्म साहनी बताते हैं, यदि आगे भी ऐसा हो चला रहा बड़े दुखद का परिणाम निकलेंगे। आगे भी ऐसे भविष्य में होगा, भाषा को किसी धर्म से जोड़ा जाएगा, सांप्रदायिकता से जोड़ा जाएगा, आगे फ्यूचर में भी बहुत बुरे हालात होंगे, कहते हुए भीष्म साहनी ने अपने विचारों को बताते हैं। इस दृष्टि से सबसे विकट स्थिति उर्दू भाषा की रही। इसकी विपरीत दो उदाहरणों को उन्होंने बताया, जिससे विकट परिस्थिति भी मुझे उर्दू भाषा से देखनी पड़ी। उर्दू की कहानी भी अनूठी कहानी है, अनूठी यानी अलग सी कहानी है हिंदी उर्दू भाषा की भी। जैसे उर्दू भाषा के प्रति भी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। देखिए, यहाँ पर देश का बंटवारा होने पर पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रभाषा उर्दू घोषित की। तो देखिए, जब 15 अगस्त जब 1947 में जब हमारा देश बंटवारा हुआ, जब पाकिस्तान और भारत, जब इंडिया दोनों जब बंटवारा हुए, जो पाकिस्तान ने अपने राष्ट्रभाषा को, उर्दू को अपनी राष्ट्रभाषा पाकिस्तान में घोषित की। देश पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रभाषा घोषित की। हमारे यहाँ लोगों ने कहा ठीक ही तो है, पाकिस्तान में मुसलमान बसते हैं, मुसलमान की जबान उर्दू ही तो है। तो लोग कहने लगे ठीक है, उर्दू को उन्होंने राष्ट्रभाषा घोषित की, क्योंकि पाकिस्तान में 90% मुसलमान रहते हैं। तो ठीक कहा, उनकी मुसलमानों की भाषा उर्दू भाषा है, उन्होंने राष्ट्रभाषा घोषित की। बस कुछ साल बाद पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश कहलाता है, मुसलमानों ने कहा कि हमारी भाषा तो बंगाली है, उर्दू नहीं। जब देखिए 1971 में जब पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान, जब पाकिस्तान से जब पूर्व पाकिस्तान जब डिवाइड होता है, बांग्लादेश फरवरी में जब 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद होता है, तो उन्होंने कहा हमारी राष्ट्रभाषा उर्दू नहीं है, हमारी राष्ट्रभाषा बंगाली है। तो देखिए, बांग्लादेश के अंदर भी सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन उन्होंने उर्दू को अपनी राष्ट्रभाषा नहीं माना, बल्कि बंगाली को अपनी राष्ट्रभाषा मान लिया। इसके कुछ दिन बाद पश्चिम पंजाब में मुसलमान कहने लगे हमारी मातृभाषा पंजाबी है। उसके कुछ साल बाद देखा हमने पश्चिम पंजाब के अंदर, जो पंजाब के अंदर रहने वाले मुसलमान कहने लगे हमारी भाषा राष्ट्रभाषा हमारी उर्दू नहीं है, हमारी मातृभाषा, हमारी मातृभाषा पंजाबी है। देखिए, बांग्लादेश के लोग कहने लगे हमारी मातृभाषा बंगाली है। तो देखिए, जो पश्चिम पंजाबी में रहने वाले मुसलमान कहने लगे हमारी भाषा मातृभाषा पंजाबी है, और सिंध के मुसलमान ने कहा शुरू कर दिया हमारी भाषा सिंधी है। सिंधु के मुसलमान कहने लगे हमारी मातृभाषा सिंधी है। सीमा प्रांत के मुसलमानों ने कहा उनकी जबान पश्तो है। देखिए किस प्रकार लोगों का रहन सहन, अपनी भाषाएं, जैसे अपनी संस्कृति, कैसे हम अलग अलग को
जैसे भीष्म साहनी ने राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्याओं निबंध में अपनी गहरात्मक विचारों को अपने लगाव यहाँ पर व्यक्त करने की कोशिश की है। और आवाज उठी जरूर, लेकिन सांप्रदायिकता का जोर वहां पर भी ज्यादा होने के कारण आवाज दब गई। लेकिन हर प्रांतों में सांप्रदायिकता का रंग देने लगा, जैसे धर्म से जोड़ने लगी भाषाओं को। सवाल जरूर उठता है, अगर उर्दू जबान मुसलमानों की है, बंगाल देश के मुसलमान उर्दू को क्यों नहीं अपना पाए? तो आप कहते हैं ना, पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों की भाषा उर्दू है, जो बंगाल में रहने वाले मुसलमान नहीं, तो उन्होंने उर्दू भाषा को क्यों नहीं अपनाया, बंगाली को क्यों अपनाया? ये सवाल जैसे भीष्म साहनी ने उठाते हैं। और पंजाब जबान सिख मत वालों की जबान है, तो क्या मेरी जबान नहीं हो सकती? क्या पंजाब में रहने वाले सिखों की जबान केवल पंजाबी है? सिख धर्मावलंबी की जबान जब केवल पंजाबी है, क्या मेरा पंजाबी भाषा पर अधिकार नहीं है? कहते हुए भीष्म साहनी कहते हैं, इसमें शक नहीं, भावनात्मक लगाव के कारण हम अपने सहधर्मियों से जुड़े हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं, शक नहीं, भावनात्मक लगाव के लिए हमने जुड़े हैं। अपनी जाति के लोगों से जुड़ते हैं, अपनी जाति, अपनी भावनात्मक से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। भाषा उनमें एक तत्व होती है, भाषा का एक सिद्धांत होता है, भाषा का एक तत्व होता है, वह भी कई बार निर्णयात्मक तत्व होता है। वो कभी कभार एक भाषा सिद्धांत हो, भाषा तत्व निर्णयात्मक तत्व होता है। कई पर एक जाति के लोगों के धर्म अलग अलग होते हैं। तो देखिए, आज हमने देखा जो पाकिस्तान में रहने वाले धर्म के लोगों की भाषा उर्दू है और बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमान की भाषा बंगाली है। तो एक धर्म के अंदर होने के बावजूद भी एक धर्म के व्यक्ति की अलग अलग भाषाएं भी हो सकती हैं, पर भाषा एक होती है। कई धर्म एक होता है, पर भाषाएं अलग अलग होती है। दोनों व्यक्तियों का धर्म एक होता है, लेकिन दोनों व्यक्तियों की भाषा अलग होती है। बांग्ला के मुसलमानों की बांग्ला है और पाकिस्तान के मुसलमानों की भाषा उर्दू है, अलग होती है। रूस में रहने वाली यहूदियों की भाषा रूसी है, जो रूस में रहने वाले यहूदियों की भाषा रसिया है, जर्मनी में रहने वाले यहूदियों की भाषा जर्मनी है, और इंग्लैंड में रहने वाले यहूदियों की भाषा अंग्रेजी है। धर्म यहूदी एक है, लेकिन रूस में रहने वाले रूसी है भाषा, और जर्मनी रहने वाले यहूदियों की भाषा जर्मनी है, और इंग्लैंड में रहने वाले यहूदियों की भाषा अंग्रेजी है। भले धर्म सभी का एक है, भावनात्मक स्तर पर यहूदी धर्म और यहूदी भाषा से जुड़े हैं। धर्म एक है, लेकिन भावनात्मक रूप से अंग्रेज, जर्मनी और रूसी तीन भाषाओं से व्यक्ति क्या हुआ है, जैसे जुड़ा हुआ है। कहते हुए जैसे भीष्म साहनी ने अपने गहरात्मक रूप से अपने विचारों के यहाँ पर व्यक्त करते हैं। तो देखिए किस प्रकार छात्रों राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या इस निबंध में आज दूसरी कक्षा में हमने किस प्रकार जैसे भीष्म साहनी ने अपने गहरात्मक भाषा को लेकर अपने विचारों को उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। तो लोग देखिए कुछ अपनी भाषाओं को श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरे भाषाओं को निचला समझते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरे धर्म को नीचा समझते हैं। लेकिन कोई भी धर्म हो, कोई भी भाषा ऊंच नीच नहीं होती है, सबकी अपनी मातृभाषा से लगाव होता है, मातृभाषा से प्रेम होता है। लेकिन कोई भाषा को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए कि केवल मुसलमानों की उर्दू भाषा नहीं है, सिखों की केवल पंजाबी भाषा नहीं है। तो देखिए हर रूप में इंसान भावनात्मक रूप से अपनी भाषाओं से जुड़ा होता है। तो देखिए यहाँ यहूदियों का भी उदाहरण उन्होंने दिया, जब रशिया में रहने वाले यहूदी हो, जर्मनी में रहने वाले यहूदी हो, इंग्लैंड में रहने वाली यहूदी हो, यहूदी धर्म एक है, लेकिन उनकी भावनात्मक रहन सहन, उनकी मातृभाषा क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार जैसे राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या आज इस दूसरी कक्षा में भीष्म साहनी ने भाषा को लेकर अपने गहरात्मक लगाव, अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त किया। तो आप सभी को इस कक्षा में धन्यवाद। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।